मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु संरचना। और इसमें से हम लोग बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जो कि पूरा थ्योरिकल है। आज हम इसी पर आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु की आधुनिक अवधारणा का विकास। ये हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बोहर के जो परमाणु मॉडल है उसके बारे में देखे थे। वैसे बोहर के जो परमाणु मॉडल था उसमें बहुत सारी कमियां था, और उन कमियों को बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने ढंग से क्या किया, उन कमियों को दूर किया। और फिर परमाणु संरचना की जो आधुनिक जो हमारा परमाणु या क्वांटम यांत्रिकी जो सिद्धांत है या जो अवधारणा है उसका विकास किया गया। और इस अवधारणा का या यह जो अवधारणा है वो कुछ या इस अवधारणा की कुछ बातें निम्न हैं, या यह अवधारणा कुछ बातों पर क्या होता है हमारा जो है इसको व्यक्त किया जा सकता है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल की कमियाँ या कमियों को है ना दूर करने के बाद है ना परमाणु संरचना के आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी है ना मॉडल है ना दिया गया, जिसका प्रमुख बिंदु निम्न है ना, या जो निम्न बिंदु पर आधारित है। लिख सकते हैं हम लोग जो निम्न बिंदु पर आधारित है, जो निम्न बिंदु पर क्या है हमारा आधारित है। तो इसमें हम लोग यही बोले कि भाई बोहर के परमाणु मॉडल में जो भी क्या था कमी था, उन कमियों को जो है दूर किया गया। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस क्षेत्र में योगदान दिया, और फिर एक परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा, जिसे हम परमाणु संरचना के आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं, ये दिया गया। और ये जो मॉडल है, ये जो अवधारणा है, वो कुछ बिंदुओं पर क्या है आधारित है। पहला है हमारा ये है द्वैती प्रकृति। कौन सा प्रकृति हमारी? द्वैती प्रकृति। ये पहला यहाँ पर दिया गया है। द्वैती प्रकृति हमको क्या करना है, देखना है। प्रकाश की क्या देखना है? द्वैती प्रकृति। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फिलहाल तो प्रकाश की क्या होती है हमारी द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति ये होता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और दूसरा होता है डी ब्रोगली समीकरण। तो चलते हैं हम लोग इसके पास, क्या करते हैं हम लोग चलते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति और डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, किस प्रकार होता है, हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण डी ब्रोगली समीकरण ही है। तो फिलहाल हम लोग प्रकाश की द्वैती प्रकृति से रिलेटेड कुछ क्या करते हैं हम लोग बात देते हैं। तो ये जो प्रकाश है या द्रव्य है, इसकी द्वैती प्रकृति है। यहाँ पर इसको हम लोग द्रव्य की द्वैती प्रकृति क्या कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर द्रव्य की क्या है हमारा द्वैती प्रकृति। तो इसके पास हम लोग क्या करते हैं चलते हैं। द्रव्य की द्वैती प्रकृति का मतलब ये होता है कि इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो अपने अपने तरीक़ा से क्या किया गया है हमारा प्रयास किया गया है। तो द्रव्य की जो द्वैती प्रकृति है, इसमें सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट है न्यूटन, क्या बोलते हैं हमारे न्यूटन। ये जो न्यूटन ने जो भी द्रव्य था, जो भी पदार्थ था, उसके लिए कड़ी जो है सिद्धांत ये जो है प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार उन्होंने जो द्रव्य या प्रकाश जो होता है उसको जो है कण के समान माना था। और फिर उसके द्वारा जो है कुछ चीज़ों को, जैसे आप कब बोल सकते हैं विवर्धन है, उसके अलावा जो व्यतिकरण है, ऐसे कुछ घटना था, उसको जो है उनके द्वारा नहीं समझा पाया गया था। मतलब हम ये बोल सकते हैं द्रव्य की द्वैती प्रकृति, जिसको सबसे पहले इन्होंने बताया था हमारा न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने ये बताया था कि जो प्रकाश है ना, न्यूटन ने उसको बताने के लिए एक द्रवी या कड़ी सिद्धांत दिया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने प्रकाश जो था उस प्रकाश की जो भी हमारा क्या था उसको कण के समान माना था।
और उनके द्वारा दिया गया जो कड़ी सिद्धांत था, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था भाई? कड़ी सिद्धांत या कणी सिद्धांत दिया गया था। और इस कड़ी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो है कणों को या प्रकाश को क्या माना था भाई? कण माना था। प्रकाश को क्या माना था उन्होंने? कण माना था। कण माना था किसके अनुसार? कड़ी सिद्धांत के अनुसार। और इनके जो ये सिद्धांत था उसमें विवर्धन हो गया, विवर्धन है ना, और व्यतिकरण जैसे है ना घटनाओं को, विवर्धन व्यतिकरण जैसे घटनाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। घटनाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता। ये सब जानकारी आपको सिंपल जानना चाहिए, प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर पहला चीज़ इसके अंतर्गत यही था कि इन्होंने न्यूटन ने जो भी हमारा क्या था प्रकाश था, उस प्रकाश को उन्होंने कौन सा बात बोला था भाई? प्रकाश में जो है 2 गुण होता है, कण के समान क्या होता है? गुण पाया जाता है, जिनको उन्होंने कणी सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा विवर्धन व्यतिकरण जैसे घटनाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कड़ी में एक साइंटिस्ट आया था हाइजेनबर्ग। ये जो हाइजेनबर्ग था, इन्होंने जो है प्रकाश है ना तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया भाई? हमारा हाइजेनबर्ग ने प्रकाश जो हमारा क्या है तरंग सिद्धांत है, ये उन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया प्रकाश तरंग सिद्धांत। और उसने बताया कि जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में जो क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो निरंतर क्या करते रहते हैं भाई? दोलन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, और चारों तरफ क्या करते हैं? ये प्रकाश तरंग क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। प्रकाश तरंग क्या करते हैं? हमारे उत्पन्न करते हैं, या प्रकाश जो है उत्पन्न करते हैं, और ये तरंग के रूप में ही क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। इसमें विवर्धन जो है, इसके द्वारा जो दिया गया हमारा बातें था, उसमें विवर्धन को या इसके सिद्धांत में विवर्धन को, व्यतिकरण को है ना, व्यतिकरण को अच्छे ढंग से समझाया जा सका। लेकिन कुछ हमारा जो बात था, जैसे हमारा कृष्ण विकिरण था, कृष्णिका विकिरण हो गया, कृष्णिका विकिरण हो गया है ना, उसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में क्या रहा भाई? हमारा अक्षम रहा या समझा नहीं पाया। तो हाइजेनबर्ग ने जो प्रकाश को समझाने के लिए, प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए क्या दिया भाई? प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं निरंतर क्या करते रहते हैं? दोलन करते रहते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं? प्रकाश के जो क्या करते हैं हमारे तरंग, या वहाँ से तरंग उत्पन्न करते हैं, जो आगे तरंग के रूप में ही क्या होते हैं? संचरित होते हैं। उनके सिद्धांत में बहुत सारा चीज़ों को समझाया जा सका, जैसे विवर्धन, व्यतिकरण, लेकिन कुछ चीज़ जैसे कृष्ण विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऐसे प्रभावों को उसके द्वारा नहीं समझाया जा सका। इसी कड़ी में फिर और भी साइंटिस्ट आए, जैसे इसके बाद आया हमारा मैक्सवेल। कौन आया भाई? हमारे मैक्सवेल। ये जो मैक्सवेल थे, उन्होंने जो भी प्रकाश जो तरंग सिद्धांत था, उस प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर जो भी जो क्या बोला था हमारा, जो प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना था, उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग एक प्रकार के क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश तरंग जो होता है वो एक प्रकार के क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्या होता है हमारा? ये तरंग के रूप में पाया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के भांति क्या होता है? व्यवहार करता है। या ये बोल सकते हैं कि प्रकाश तरंग ही क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे के जैसा बिहेव करता है। ऐसा कौन बोला? हमारा मैक्सवेल ने बोला। और उन्होंने फिर जो है आगे क्वांटम यांत्रिकी जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में आगे कौन आया हमारा? एक मैक्स प्लांक आया। मैक्स कौन आया भाई? हमारा प्लांक आया। ये जो मैक्स प्लांक ने 1900 जो भी हमारा क्या था जो सदी था, उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे प्रकाश होते हैं, ये जो प्रकाश हैं, ये प्रकाश क्या होते हैं? हमारे तरंग के जैसा क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। और उन्होंने उसे मैक्स के प्लांक क्वांटम सिद्धांत या इसी को है प्रकाश को उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या किया? प्रतिपादित किया है ना। क्वांटम सिद्धांत क्या किया? प्रतिपादित किया, जिन्होंने जो है प्रकाश को है ना आपका तरंग के जैसा, कण के जैसा उन्होंने माना। इसी कड़ी में फिर आइंस्टीन जी आए। कौन आए इसमें? आइंस्टीन ने भी
प्रकाश से संबंधित क्या किया, जानकारी दिया, और उन्होंने भी बताया कि जो प्रकाश होता है उनमें हमारा कण के जैसा और तरंग के जैसा क्या होता है, हमारा गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने ढंग से प्रकाश को समझाने का क्या किया, प्रयास किया। जैसे न्यूटन ने बताया कि कोई भी क्या होता है, प्रकाश में कण की भांति व्यवहार पाया जाता है, उसको उन्होंने कणीय सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया। लेकिन उनके सिद्धांत के द्वारा कुछ कुछ चीज़ों को जो है हमको नहीं पता प्राप्त हुआ, जैसे विवर्धन, व्यतिकरण, ऐसे घटनाओं की जानकारी वहाँ से नहीं मिला। इसी कण में हाइजेनबर्ग आए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन्होंने भी प्रकाश से रिलेटेड कुछ बात बताया। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है उनके परमाणु क्या करते हैं, कंपन करते हैं और चारों तरफ जो है तरंग उत्पन्न करते हैं, जो तरंग के रूप में ही आगे विसरित होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और इसके लिए उन्होंने प्रकाश तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन इसके सिद्धांत में कुछ चीज़ों को तो पता चला, जैसे विवर्धन, व्यतिकरण जैसे, लेकिन कुछ चीज़ जैसे हमारा कृष्ण विवरिका, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि प्रभावों का अध्ययन नहीं चला, या इनके बारे में कोई पता नहीं चला। मैक्सवेल आए, उन्होंने भी प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीकरण माना और अपने हिसाब से उसको समझाने का प्रयास किया। फिर मैक्सवेल आए, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया। बाद में आइंस्टीन आए, जिन्होंने प्रकाश को कण तरंग दोनों के जैसा बिहेव करता है ऐसा बताया गया। इसी करण में आगे आए डी ब्रोंगली। कौन आए हमारा भाई, डी ब्रोंगली। ये जो डी ब्रोंगली नाम का क्या था, हमारा जो साइंटिस्ट था, उनका कहना था कि जिस प्रकार से प्रकाश जो होता है वो कण के जैसा और तरंग के जैसा, दोनों के जैसा बिहेव करता है, दोनों के जैसा व्यवहार करता है, वैसे ही कुछ हमारे सूक्ष्म जो कण होते हैं, गतिशील जो सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी क्या होते हैं, कण के अलावा तरंग के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ऐसा उनके द्वारा क्या किया गया, बताया गया, जिसको हम आगे क्या करते हैं, डी ब्रोंगली समीकरण में क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये जो हमने बात बोला वो थ्योरिकल बेस पर था। आगे हम किसके पास चलते हैं भाई, हम चलते हैं डी ब्रोंगली समीकरण। डी ब्रोंगली समीकरण, तो डी ब्रोंगली ने सन 1924 में, है ना, सन 1924 में बताया कि गतिशील जो भी हमारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जो कण होते हैं, वो तरंग के और कण के जैसा क्या करते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, या उनमें यह गुण क्या होता है, पाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु होता है और अगर वो v वेग से क्या होता है, आपका गति करते रहता है, तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, तरंग दैर्ध्य होता है, और साथ में उसका जो संवेग होता है, उसमें क्या होता है, आपका संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सन 1924 में, है ना, डी ब्रोंगली, है ना, ने बताया कि गतिशील कण, है ना, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, गतिशील कण जैसे क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन में कण के गुण, है ना, और तरंग के गुण दोनों क्या होते हैं, पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। उन्होंने बताया, है ना, उन्होंने बताया कि यदि v वेग से, v m द्रव्यमान के लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, m द्रव्यमान की बताया कि m द्रव्यमान के वस्तु या कण लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, m द्रव्यमान के कण, है ना, v वेग से गति कर रहा है या गति करता है, तो v वेग से गति करता है, तो उसका तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग में क्या होता है, हमारा
निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। ऐसा उन्होंने क्या किया भाई, बताया। कौन बताया, हमारे डी ब्रांगली ने। पहले तो ये बता दिया कि जिस प्रकार से प्रकाश में तरंग और कण दोनों के जैसा गुण पाया जाता है, वैसे ही अति सूक्ष्म कण जो होता है, गतिशील जो सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें भी कण के जैसा और तरंग के जैसा दोनों का गुण पाया जाता है। और उन्होंने बताया यदि कोई एम द्रव्यमान की कोई क्या है, कण है, सूक्ष्म कण है, और अगर वो भी वेग से क्या करता है, गति करता है, तो उसका जो भी तरंग दैर्ध्य होता है और उसका जो संवेग होता है, उसमें निम्नलिखित क्या होता है, हमारा संबंध होता है। यहाँ पर जो क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको यहाँ पर लेम्डा से दर्शाया जाता है। और ये जो लेम्डा का जो मान होता है, ये लेम्डा का मान किस पे निर्भर करता है, उसके संवेग पर क्या करता है, निर्भर करता है, संवेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लेम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच अपॉन क्या किया जा सकता है, यहाँ पर पी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के आधार पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं, या इसी को जो है आगे लेम्डा अपॉन एच अपॉन क्या किया जा सकता है, हमारा MC है ना, या इसी को M भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। M भी क्या होता है हमारा, यहाँ पर एक द्रव्यमान और वेग में जो परिवर्तन होता है वो उसका क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया, अपना एक बात रखा और उन्होंने क्या कर दिया, बता दिया। तो ये तो हो गया आपका डी ब्रांगली समीकरण से रिलेटेड कुछ बातें, जिन्होंने ये बताया कि एम द्रव्यमान के जो भी क्या होता है, कण होता है, यदि वो भी वेग से गति करता है तो उस स्थिति में उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है और उनका जो संवेग होता है, वो उन दोनों में क्या होता है, निम्न प्रकार के संबंध होता है, जिसको लेम्डा जो तरंग दैर्ध्य को शो करता है, पी जो उसको संयोग को करता है, और एच जो होता है यहाँ पर प्लांक जो स्थिरांक होता है। प्लांक क्या होता है, हमारा जो स्थिरांक होता है, इसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पी जो है वो संवेग को क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है, और ये संवेग का मान होता है वो किसी भी कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से डी ब्रांगली समीकरण से रिलेटेड कुछ क्या किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। आगे इसकी कैसी स्थापना करते हैं, थोड़ा सा इस पर क्या करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं, है ना। तो अभी हमने जैसे बताया भी कि जो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे जो गतिशील जो कण होते हैं वो आपका एक जो है कण के जैसा और हमारा एक तरंग के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। कोई भी जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, उस कण में तरंग दैर्ध्य के साथ तरंग भी क्या होते हैं, हमारे संबंधित होते हैं, और इस प्रकार से वो द्वैतीय गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं किसी, यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, किसी जो क्या होता है, हमारा जो सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म गतिशील कण होता है, गतिशील जो क्या है, हमारा कण है, तो सूक्ष्म गतिशील कण में तरंग दैर्ध्य के साथ तरंग भी क्या रहता है, संलग्न रहता है। कण में तरंग दैर्ध्य के साथ, तरंग दैर्ध्य के, है ना, साथ तरंग भी क्या होता है, संलग्न रहता है। तरंग संलग्न रहता है, क्या संलग्न रहता है भाई, हमारा तरंग संलग्न रहता है। और ये द्वैतीय गुण को इस प्रकार, है ना, इस प्रकार द्वैत गुण को या द्वैतीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। द्वैतीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर डी ब्रांगली जो क्या है, हमारा समीकरण है, उस समीकरण को निम्न प्रकार से क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सूक्ष्म जो गतिशील कण होता है उसमें तरंग दैर्ध्य के साथ साथ क्या होता है, कुछ तरंग भी संलग्न रहता है और द्वैतीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो भी डी ब्रांगली समीकरण है उसका यहाँ पर निम्न प्रकार से समीकरण की क्या किया जा सकता है, स्थापना किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मैक्स प्लांक के आधार पर जो भी हमारा क्या होता है, कणों की जो क्या होती है, ऊर्जा होता है, उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। तो पहले किसके आधार पर बोल सकते हैं भाई, यहाँ पर जो मैक्स प्लांक है इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, कण की प्रकृति जहाँ पर ये होता है, ई बराबर क्या होता है आपका एच म्यू से क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जो आइंस्टीन है, कौन है हमारा आइंस्टीन,
जिन्होंने प्रकाश की कड़ी प्रकृति को समझाया है, इनके अनुसार भी, आइंस्टीन के अनुसार भी यहाँ पर एक समीकरण है, वहाँ से भी लिया जा सकता है। और ये क्या होता है हमारा, E बराबर क्या होता है आपका mc² होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये समीकरण 1 मान लिया जाता है, इसको समीकरण 2 मान लिया जाता है। चूँकि समीकरण A और 2 में देखें तो E और E का मान क्या होता है हमारा इक्वल है, अर्थात इस मान को इस मान के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये हमको mc² बराबर क्या होता है हमारा h म्यू क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो h होता है और ये जो म्यू होता है, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो म्यू का मान होता है, ये जो क्या हमारा म्यू का जो मान होता है, ये म्यू का मान c अपॉन क्या होता है हमारा लेमडा के क्या होता है हमारा बराबर होता है, या लेमडा के क्या होता है बराबर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मान होता है वो वेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आपने पढ़ा है वेग, है ना, या वेग क्या होता है हमारा, तो वेग क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं किसी तरंग द्वारा, है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे तो किसी तरंग द्वारा, कोई तरंग है तो इस तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है भाई, है ना। किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। और ये जो वेग होता है, ये वेग जो होता है आपका निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य और क्या होता है हमारा एक जो है आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। वेग को c से दर्शाया जाता है, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दर्शाया जाता है, आवृत्ति को न्यू से दर्शाया जाता है। तो इसके आधार पर ये जो मान होता है ये हमारा न्यू होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लेमडा को जब इस तरफ क्या कर दिया जाता है हमारा, पक्षांतरित कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में हमको क्या हो जाता है, मान प्राप्त होता है। तो उसको हम लोग देखते हैं, ये हमारा लेमडा हो गया, जब पक्षांतरित करते हैं तो हमको क्या हो जाता है, c अपॉन म्यू प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से वेग से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये मान प्राप्त होता है, कहाँ से हमको, वेग से। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है आगे, mc² बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये तो h होता है और ये क्या हो जाता है आपका c अपॉन क्या होता है हमारा, इस प्रकार से लेमडा क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यदि लेमडा को इस तरफ क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में ये लेमडा बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, h, और ये जो है गुणा में होता है ऊपर, तो c अपॉन क्या हो जाता है आपका mc² क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक c और एक c क्या हो जाता है, कट जाता है। तो अंततः हमारा जो मान होता है, ये मान आपका क्या हो जाता है, h अपॉन क्या होता है हमारा mc क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ पर जो c होता है वो प्रकाश के वेग को शो करता है ना। और चूँकि यहाँ पर वेग ही है और यहाँ पर या तो उसके तरंग को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर mc जो होता है, यहाँ पर mc की जगह यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो है v, या c के जगह v, जो कि वेग को ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर c बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, वेग को ही करता है, ये भी वेग को शो करता है, तो ये भी वेग को शो करता है, तो c की जगह क्या किया जा सकता है, v लिखा जा सकता है। तो फाइनली यहाँ से हमको एक समीकरण जो लेमडा h अपान क्या होता है हमारा mv प्राप्त होता है। और यही आपका क्या कहलाता है, डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। डी ब्रोगली क्या कहलाता है भैया, समीकरण कहलाता है। इसी को आगे हम क्या कर सकते हैं, लेमडा h अपॉन क्या लिखा जा सकता है, p भी लिखी जा सकती है। और यही क्या कहलाती है, आपकी डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है, जो इस प्रकार से दो समीकरण के आधार पर क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर जो भी क्या होती है हमारी जो कण होती है, सूक्ष्म कण, उसकी जो है आपका तरंग और आपकी कण प्रकृति तभी ज्ञात की जा सकती है जब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है अगर अपेक्षाकृत कम होती है, तो उसकी जो तरंग प्रकृति है वो क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। और इस प्रकार से डी ब्रोगली जो समीकरण है उसकी उत्पत्ति की जा सकती है भी। तो इसमें फिलहाल डी ब्रोगली के समीकरण में इतनी ही क्या की जाती है, यहाँ पर लिखी जाती है। आगे देखें हम, तो आगे यहाँ पर दिया गया है डी ब्रोगली समीकरण की जो भी सीमा है। तो डी ब्रोगली समीकरण की सीमा उतना को नहीं है, और डी ब्रोगली समीकरण के प्रायोगिक जो सत्यापन है इसको हम लोग जो है अभी फ़िलहाल यहाँ इतना ही करते हैं। आगे जो वीडियो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं।